अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम नॉर्वीजन वुड है, जो कि हारुकी मुराकामी की एक शोरा फोक नावल है। इसका उर्दू तर्जुमा नगमा मर्ग के नाम से डॉक्टर अब्दुल कयूम ने किया है। तो बिना किसी देर के इस किताब को शुरू करते हैं। मेरी उम्र इस वक्त 37 साल थी। मैं बोइंग 747 जहाज की सीट की पट्टियों में लिपटा हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसको घने गहरे बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा था। जमीन नवंबर की यकपस्ता बारिश से भीगी हुई थी और किसी उदास तस्वीर का मंजर कशी कर रही थी, जिसके इज्तिमा में एयरपोर्ट पर मौजूद अमला, जिसने पानी असर न करने वाले लिबास पहन रखे थे। एयरपोर्ट के चौकोर इमारत पर लहराता हुआ झंडा और BMW का इश्तिहार शामिल था। मैं फिर जर्मनी में था। जैसे ही जहाज जमीन को छुआ, जहाज की छत में लगे स्पीकर्स में हल्की हल्की मौसीकी सुनाई देने लगी, जो कि बैटल्स के मशहूर गाने नॉर्वीजन वुड्स की धुन थी। मैंने जब भी इस गाने को सुना, इसकी धुन मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा गई। लेकिन इस दफा जब नर्स ने मुझे झंझोड़ा तो मैं अंदर तक कांप गया। अपने सर को जख्मी होने से बचाने के लिए दोनों हाथों से थामा और आगे की तरफ झुक गया। कुछ देर के बाद जर्मन एयर होस्टेस मेरे पास आई और अंग्रेजी में सवाल किया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, बस सर चकरा रहा है, मैंने जवाब दिया। वाकई? हाँ, बस इतनी सी बात है, शुक्रिया। वो मुस्कुराई और चली गई और धुन बदल गई। अब बिली जोएल के गाने की धुन बज रही थी। मैं सीधा खड़ा हुआ और जहाज की खिड़की से शुमाली समंदर पर फेंके हुए घने गाले बादलों को देखने लगा, और मैंने जिंदगी में जो खोया था इसके बारे में सोचने लगा। वक्त हमेशा की तरह गुजर गया। वो दोस्त जो गायब हो गए या मर गए, उनसे जुड़े एहसास जिनके बारे में कभी दोबारा नहीं जान पाऊंगा, सब एक एक करके याद आने लगे। जहाज के दरवाजे तक पहुंचा तो लोगों ने कमर से लिपटी हुई हिफाजती पट्टियां उतारनी शुरू की और ऊपर लगे सामान रखने वाले खानों में से अपना अपना सामान उतारने लगे। और जब मैं सब्जाजार में पहुंचा तो घास की खुशबू सूंघ सकता था, चेहरे को छूती हुई हवा महसूस कर सकता था, परिंदों के चहचहाने की आवाजें सुन सकता था। ये 1969 का मौसम खिजा था और मैं कुछ ही माह बाद 20 साल का होने वाला था। एयर होस्टेस दोबारा मुझे देखने आई। इस दफा वो मेरे साथ आकर बैठ गई और पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक हूं मैं, शुक्रिया, बस जरा सी उदासी महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे भी कभी कभी ऐसे ही महसूस होता है। वो खड़ी हुई और प्यार से मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। मैंने भी अलविदा कहा। हालांकि वो 18 साल पहले की बात है, लेकिन मैं सब्जाजार में उस दिन की एक एक तफसील को बयान कर सकता हूँ। मौसम बहार की बारिश में धुंधला उजाला, साफ सुथरा दिन था और पहाड़ों ने गहरा सब्ज रंग ओढ़ रखा था। अक्टूबर की हवा से सर तक बुलंद फर्न की डालियां झूम रही थीं। बादलों के एक बड़े से टुकड़े ने उफ़ को ढांप रखा था। दूर आसमान को देखना तकलीफ दे महसूस होता था। हवा के एक झोंके ने सब्ज़ाजार को मुतरन्नम किया और जंगल में दाखिल होने से पहले उसके बालों को छुआ और टहनियों को छूकर सरसराती हुई एक ऐसी आवाज की सूरत में वापस आई जो लगता है कि किसी और दुनिया से आ रही हो। हमें कोई और आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही थी। हमें कोई अपने सिवा दिखाई ही नहीं दे रहा था। हमने सिर्फ दो सुर्ख परिंदों को देखा जो सब्जाजार के कलब से उड़े और जंगलों में गुम हो गए। जब हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे तो नाविकों ने मुझसे कुएं के बारे में बात की। यादाश्त एक मुज़हका खेज चीज है। जब मैं उस मंजरनामे का हिस्सा था, मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। मैं कभी एक पल को रुका ही नहीं कि बस एक लम्हे का हमेशा रहने वाला असर कबूल कर लूं, कुछ कशीद कर लूं। और कभी ये तस्वर ही नहीं किया कि 18 साल बाद मैं उसकी एक एक तफसील को दोबारा याद करूंगा। उस दिन मैंने उस मंजर पर तवज्जो ही नहीं दी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैं अपनी आगे चलती हुई खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा था। मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा था। और आखिरकार दरअसल
सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। मैं उम्र के उस हिस्से में था जब हर मंजर, हर एहसास और सूझबूझ बूमरैंग की तरह मेरी तरफ वापस आ जाती। मैं सर से पांव तक मोहब्बत में गिरफ्तार था, तमाम पेचीदगियों के साथ मोहब्बत में डूबा हुआ था। ये कुदरती मंजर तो मेरे जहन में महज एक जरिया था उस सोच का। अगरचे अब सब्जाजार का वही मंजर मेरे दिमाग में उभरने वाला पहला अक्स है। घास की खुशबू मधुम होती हुई यह पस्ता हवा, पहाड़ों की कितार, कबूतरों के फूंकने की आवाज, ये सब पहली चीजें हैं जिनका अक्स मेरे जहन में बिल्कुल साफ है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं उंगलियों पर इन निशानात को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच सकता हूँ। फिर भी ये मंजर चाहे जितना मर्जी साफ हो, अब उसमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अब ना ही मैं वहां हूँ, ना ही नौको। हम कहाँ गायब हो सकते थे? ऐसे कैसे हो सकता था? उस वक्त हर चीज इतनी अहम लगती थी, मैं और नौको, हमारे इर्द गिर्द दुनिया। फिर वो सब कहाँ चले गए? ये सच है, पहली सोच में मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं आता। जो पहली चीज मेरे तखय्युल में उभरती है वो पसे मंजर है, खास करदा मंजर जिसके सामने कोई शख्स नहीं। ये सच है कि काफी जोर देने के बाद मुझे उसकी शक्ल वाज़िया होती है। फिर अज्जा के अक्स जुड़ने लगते हैं। उसका छोटा सा बर्फ की तरह सर्द हाथ, उसके सीधे काले बाल जिनको छूने से ठंडक का एहसास होता, नरमो नाजुक कान की लो, और उसके नीचे एक नन्हा सा तिल। ऊंट के बालों से बना कोट उसने मौसम सरमा में पहन रखा था। उसकी इस आदत के बारे में सवाल करने पर वो सीधा मेरी आंखों में देखती। उसकी आवाज में हल्की कपकपाहट आती, जैसे वो चलती हुई हवा में पहाड़ की चोटी से बोल रही हो। और फिर उसका चेहरा मेरे सामने उभरता, बिल्कुल सामने की तरफ से, पूरा भरपूर चेहरा। मैं और नौको हमेशा इकट्ठे सैर को जाते, लंबे फासले पैदल चल कर तय करते। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, और थोड़ा सा सर को टेढ़ा किया और बात करना शुरू की। और फिर मेरी आंखों में गौर से देखने लगी, जैसे किसी साफ शफाफ पानी की झील में फुदकती हुई मछली को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। नौकों के चेहरे को वाजिया होने में कुछ वक्त लगता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ अब चेहरे को वाजिया करने के लिए वक्त भी ज्यादा लगता है। अफसोसनाक बात यह है कि अब यह वक्त 5 सेकंड से बढ़कर 1 मिनट तक हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ढलते सूरज में साए लंबे हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी दिन अंधेरा इन सायों को निकल जाएगा। उसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती फसील नहीं है कि मेरी याददाश्त और उस मुकाम का फासला जहां मैं और नावको खड़े थे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म में किसी अलामती मंजर की तरह अक्टूबर का वो सब्जाजार वाला मंजर बार बार मेरे सामने अयां हो जाता है। हर दफा जब ये मंजर नमूदार होता है, लगता है जोर से मेरे दिमाग को ठोकर मारता है कि उठो, जागो, मैं अभी भी यही हूँ। उठो और इसके बारे में सोचो, सोचो कि मैं अभी तक यही क्यों मौजूद हूँ। हालांकि ये जहनी कचौके मुझे तकलीफ नहीं देते, सिर्फ हर कचौके के साथ एक बाज गश्त सुनाई देती है और लगता है कि वो भी किसी दिन मादूम हो जाएगी। हालांकि हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर ये जहनी ठोकरें मामूल से ज्यादा सख्त और लंबी थी। इसलिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ ताकि सोचूं और समझूं कि ये सब क्या था। शायद ये सब ऐसे ही था। मैं उस महसूसात का अहाता करने के लिए उन याददाश्तों को लिखना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कि उस दिन नाउको ने क्या कहा। बेशक मैदान में कुआं होगा, लेकिन मुझे उस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ऐसा कोई कुआं है। हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ नाउको के जहन के इख्तरा हो, बिल्कुल उन तमाम बाकी दिनों की तरह जिन्होंने उसके दिमाग में उन बुरे दिनों में घर कर लिया था। एक दफा उसने मुझसे उसका जिक्र किया था, और मेरे जहन में उस सब्जाजार का तस्वर उस कुएं के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो पाता। उस दिन के बाद फिर कभी मैं किसी मंजर का तस्वर उस कुएं के बगैर नहीं कर सकता। मैं 1 मिनट में उस कुएं की तफसील बयान कर सकता हूँ। वो कुआं सब्जाजार के आखिर पर और जंगल के शुरू में था।
वो जमीन के अंदर घास से ढका हुआ एक गहरा सुराख था। उसके घेरे की निशानदही नहीं की गई थी और ना ही उस पर कोई बाड़ थी और ना ही कोई पत्थर। कम अज कम जमीन से ऊपर कोई निशान नहीं था जो उस कुएं की निशानदही करता। वो महज एक सुराख सा था, एक खुला पाटदार सा सुराख। उसके पत्थर खजान रसीदा मटियाले से थे और उनमें दरारें थीं और कहीं कहीं से कोई पत्थर खिसका हुआ भी था और एक सब्ज रंग की छिपकली उसके अंदर घुस गई थी। आप नीचे झुककर उसमें झांक सकते थे लेकिन नजर कुछ नहीं आता था। मुझे इस कुएं के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो खौफनाक हद तक गहरा था। उसके अंदर की गहराई नाकाबिले पैमाइश थी और लगता था कि सारी दुनिया का अंधेरा सिर्फ उसके एक सुराख में इकट्ठा हो गया है। नाविकों ने अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करते हुए कहा, ये बहुत बहुत गहरा है। बाज़ औक़ात वो ऐसे ही बात करती जैसे अपने ख्यालात को बयान करने के लिए हमेशा आहिस्ता आहिस्ता मौजू अल्फाज तलाश कर रही हो। उसने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसकी गहराई कितनी है। सिर्फ मुझे एक बात का पता है कि ये यहीं कहीं आसपास है। फिर उसने जेबों में हाथ ठूंसते हुए कहा, यकीन करो मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा, फिर तो ये बहुत खतरनाक कुआं है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। आप इसमें गिरे और सब खत्म। खात्मा, बिल्कुल खात्मा। ऐसी चीजें जरूर वकूअ पजीर होनी चाहिए। वक्त के एक हिस्से में ऐसी चीजें नमूदार होती हैं। शायद 2 या 3 साल में एक बार कोई अचानक गायब होता है और कोई इसको तलाश नहीं कर पाता और इर्द गिर्द के लोग कहते हैं वो जरूर उस कुएं में गिर गया होगा। मैंने कहा, मरने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। नाविकों ने जेब से घास के बीज निकालते हुए कहा, मरने का ये एक अजियतनाक तरीका है। अच्छा तरीका तो यह है कि इंसान अपनी गर्दन तोड़ ले, लेकिन सिर्फ टांग ही टूटे तो कोई क्या कर सकता है। आप पूरे जोर से चीखते हैं लेकिन आपकी आवाज कोई नहीं सुनता और ना आपको ये उम्मीद होती है कि कोई आपको तलाश कर लेगा। आपके जिस्म पर कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं और आपके आसपास पहले से मरे हुए लोगों की हड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं। आपको सिर्फ ऊपर कुएं के सुराख जितना आसमान नजर आता है, जैसे खिजा का चांद, और आप आहिस्ता आहिस्ता बेबस अकेले जान दे देते हैं। ये सोचते ही मेरे गोश्त में झुरझुरी सी आ गई। मैंने कहा, किसी को इस कुएं के इर्द गिर्द दीवार बना देनी चाहिए, लेकिन किसी को उस कुएं का कैसे पता चलेगा? तुम्हें रास्ते से भटकना ही नहीं चाहिए। परेशान ना हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नाविकों ने अपना बायां हाथ जेब से निकाला और मेरे हाथ को दबाया। उसने कहा, तुम परेशान ना हो। अगर तुम आधी रात के वक्त भी यहाँ दौड़ते फिरो, फिर भी तुम उस कुएं में नहीं गिरोगे। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी नहीं गिरूंगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? उसने खामोशी से चलते हुए मेरे हाथ पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा, बस मुझे पता है, मुझे इन चीजों का पता है। मैं हमेशा ठीक होती हूँ। इसका मंतक से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये सिर्फ महसूस करती हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं तुम्हारे इतने नजदीक होती हूँ तो मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। कोई शैतानी ख्याल, कोई बदरू मेरे इर्द गिर्द नहीं मंडलाती। बिल्कुल ठीक। ये तो तुम्हारे मसले का हल मिल गया। तुम ऐसी तरह मेरे साथ रहा करो। वाकई? बेशक। नाव को थोड़ी देर के लिए रुकी। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांक कर देखा, और उसकी आंखों के नगीनों से अजीब तरह के आंसू के गर्दाब झलक पड़े। वो खूबसूरत आंखें बड़ी देर तक कहीं दूर मेरे अंदर तक झांकती रहीं। फिर उसने थोड़ा ऊपर होकर मेरे गाल को अपने गाल से छुआ। ये एक इजहार का इस कदर शानदार तरीका था कि मुझे अपना दिल एक लम्हे को ठहरता हुआ महसूस हुआ। शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ऐसा कहा। उसने एक उदास मुस्कुराहट भर कर कहा, लेकिन यह मुमकिन नहीं। नामुमकिन? क्यों? ये गलत होगा, ये अजियतनाक होगा, ये। नाविकों ने अचानक बोलना बंद कर दिया और दोबारा चलना शुरू कर दिया।
मैं बता सकता हूँ कि अपनी बात के दिफा के लिए उसके दिमाग में हर तरह के ख्यालात के झक्कड़ चल रहे थे। मैंने दखल देने के बजाय चुपचाप रहना मुनासिब समझा और उसके साथ साथ चलने लगा। एक लंबे वक्फे के बाद उसने कहा, ये मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए गलत होगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, कैसे गलत होगा? तुम्हें नजर नहीं आता? एक शख्स के लिए दूसरे शख्स पर हमेशा नजर रखना मुमकिन नहीं। फर्ज करो हम शादी कर लेते हैं, तुम्हें सारा दिन काम करना पड़ेगा। जब तुम बाहर होगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? जब तुम कारोबार के लिए निकलोगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी? ये कौन सी मुसावत हुई? ये किस तरह का रिश्ता हुआ? तुम जल्द ही मुझसे उकता जाओगे। तुम सोचोगे कि ये तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। तुम क्यों अपनी जिंदगी इस औरत की रखवाली करने में गुजार रहे हो? मैं ये सब नहीं कर सकती। ये मेरे मसाइल का हल नहीं। मैंने उसकी कमर को छूते हुए कहा, इन सारे मसाइल के साथ जिंदगी तो जारी नहीं रहेगी। आखिरकार एक दिन खत्म हो जाएगी, और जब यह खत्म हो जाएगी तो फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हो सकता है तुम मेरी मदद करो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी किताब में लिखे गए हदायतनामे के मुताबिक तो नहीं गुजारने वाली। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सोचते हुए बहुत सख्त हो जाती हो? आराम से सोचो, अपने खदशात कम करो। तुम हमेशा परेशान रहती हो, इसलिए हर चीज की मंतकी अंजाम में बुरा ही सोचती हो। अपने जिस्म को आराम दो, बाकी सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नाउके के लहजे ने मुझे खबरदार किया कि शायद मैं कुछ गलत कह गया हूँ, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। उसने अपने पाँव के नीचे जमीन को देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो मुझे पहले से ही ना मालूम हो। अपने जिस्म को आराम दो, बाकी सब वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैंने अपने जिस्म को पुरस्कून करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही जिंदगी बसर की है, और मुझे जिंदगी जीने का सिर्फ यही एक ढंग आता है। अगर मैं एक लम्हे के लिए भी पुरसुकून हो गई तो मैं कभी वापस पहले जैसी नहीं हो पाऊंगी। मैं टुकड़ों में बट जाऊंगी और ये टुकड़े हवा में तहलील हो जाएंगे। तुम्हें ये सब नजर क्यों नहीं आता? अगर तुम्हें ये नजर नहीं आता तो तुम मेरा ख्याल कैसे रख सकते हो? मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं बहुत परेशान हूँ और ये मामला उससे कहीं ज्यादा संगीन है जितना तुम सोचते हो। गहरा, स्याह और सर्द। अच्छा मुझे बताओ, तुम कब तक मेरे साथ सोच सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते? अब हम सनोबर के जंगलों के खौफ जदा करने वाली खामोशी से गुजर रहे थे। इस रास्ते पर हम चल रहे थे, हमारे पाँव के नीचे मौसम बहार के आखिर में मरे हुए चकड़ों के कुछ ढांचे चरमरा रहे थे। मैं और नाव आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चलते हुए जा रहे थे जैसे कोई चीज तलाश कर रहे हों। उसने सर हिलाते हुए मेरे बाजू को पकड़ कर कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। जो मैंने कहा उसकी फिक्र ना करना। उसने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से नाराज हूँ। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया। शायद मैं ही इतना ज़हीन नहीं कि मैं तुम्हें समझ पाता। मुझे चीज़ों को समझने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन अगर मुझे वक्त दो तो मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, जितनी इस दुनिया में किसी और चीज के लिए ना की हो। हम रुके और जंगल के खामोशी को सुनने लगे। मैं पाँव से मुर्दा जकड़ों को, सनोबर के खुम्बियों को ठोकर मारने लगा, और फिर सनोबर के दरख्तों से झांकते हुए आसमान को देखने लगा। नाव को वहां खाली नजरों से चीजों को देखती हुई खड़ी रही। उसने कहा, टोरो, मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी दो ख्वाहिशें पूरी करोगे? मोहतरमा, मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी करूंगा। नाविकों ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, दो से ही काम चल जाएगा। पहली तो ये कि मैं तुम्हारे दिल से शुक्रगुजार हूं कि तुम मुझे यहाँ मिलने आए। मुझे उम्मीद है कि तुम ये समझ गए होगे कि तुमने मुझे किस कदर खुश कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मैं बच जाऊंगी। मैं इस बात का इजहार तो नहीं करती, लेकिन ये सच है। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। और दूसरी ख्वाहिश क्या है?
नाउको ने कहा, दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम हमेशा मुझे याद रखना। क्या तुम ये याद रखोगे कि मैं कभी तुम्हारे साथ यहाँ थी? मैंने कहा, मैं हमेशा याद रखूंगा। कुछ कहे बगैर उसने फिर चलना शुरू कर दिया। दरख्तों की शाखों से छन छन करती हुई मौसम खिजां की रोशनी उसके कंधों पर झिलमिला रही थी। कहीं नजदीक से ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। नाव छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ी और आहिस्ता से ढलवान से उतरकर जंगल से बाहर चली गई, और मैं 2-3 कदम उसके पीछे चलता रहा। मैंने उसे पीछे से पुकारा, यहाँ आओ, लगता है कुआं यहीं कहीं नजदीक है। नाव को रुकी और मुस्कुरा कर मेरा हाथ थाम लिया। बाकी सफर हमने ऐसे ही साथ साथ चलते हुए तय किया। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या वाकई तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर भी मेरी याददाश्त धुंधला सी गई है और मैं काफी सारी चीजें भूल गया हूँ। याददाश्त के बलबूते पर लिखना किसी अजियत से कम नहीं। अगर मैं कोई अहम चीज भूल गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर मेरे अंदर किसी स्याह गोशे में जहां यादों के ढेर की सूरत में पड़ी रहीं और आहिस्ता आहिस्ता कीचड़ में तब्दील होती रहीं? कुछ भी हो, मैंने लिखना है। मैंने इन मादूम होती हुई यादों को सीने से लगाना है और पूरी शिद्दत से इस किताब को मुकम्मल करना है। ऐसे जैसे कोई भूख से मरता हुआ इंसान हड्डियों को चूसता है, और नावकों से किया हुआ वादा पूरा करने की सिर्फ ये ही एक सही तरीका है। बहुत अरसे पहले जब मैं जवान था और यादें अब की बनिस्बत ज्यादा वाज़िया थी, मैंने अक्सर इसके बारे में लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं एक सतर नहीं लिख सका। मुझे पता था कि अगर पहली सतर लिखने में कामयाब हो गया तो बाकी सब खुद ब खुद अल्फाज बनकर उतर आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। हर एक चीज वाज़िया और साफ थी, इसलिए मैं ये बता ही नहीं सका कि कहाँ से शुरू करूं। ये ऐसे ही था जैसे किसी को इतना सहल और आसान नक्शा दे दिया जाए कि वो उसके लिए मुफीद ही ना रहे। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि नामुकम्मल यादें और नामुकम्मल सोचें एक नामुकम्मल ख्वांचे में ठूंसने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे नौकों की यादें मादूम होती जाती हैं, उतना ही मैं उसको गहराई में जाकर समझने के काबिल होता जाता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि उसने मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसको कभी नहीं भूलूं, और ये बात वो खुद भी जानती थी। उसको पता था कि मैं उसको भूल जाऊंगा, इसीलिए उसने इल्तजा की थी कि मैं उसको कभी ना भूलूं कि उसका वजूद था। ये सोचते ही मेरा वजूद ना काबिले बर्दाश्त गम से भर जाता है, क्योंकि नौकों को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी।